दोस्तों वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में आज के इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न होना है गांधी जयंती को लेकर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। अब इसको लेकर एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस बार 2 अक्टूबर 2020 को जो गांधी जयंती मनाई गई है वो कौन सी गांधी जयंती मनाई गई है। तो इस बार इस जयंती का 151वां दिवस बनाया गया है। तो इसको लेकर हम लोग देखो किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 151वां। तो 151th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की जयंती का 151वां दिवस जयंती का मनाया गया है। इसमें आप इसका फोटो भी देख सकते हैं, इसमें लिखा है गांधी जयंती की शुभकामनाएं 2 अक्टूबर को 151वां। तो इसको यहाँ पर लिख भी दिया है क्योंकि जब आप इस PDF से रिवीजन करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ वहाँ पे फ़ोटो में 151 लिखा हुआ था। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के जो समाधि स्थल है उसको राजघाट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? राजघाट के नाम से जानते हैं, याद होना चाहिए। इसी दिन को चूँकि महात्मा गांधी जी ने जीवन भर अहिंसा को फॉलो किया है, मतलब किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंसान, जानवर या किसी भी व्यक्ति पर हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही साथ में महात्मा गांधी जी का जो जन्म है ये 2 अक्टूबर 1859 में 69 में गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि गांधी जी के जीवन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें कि जिस क्वेश्चन का लेवल होता है SSC वाले, रेलवेज वाले और PCS लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं महात्मा गांधी जी से लेकर इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को वन लाइनर पॉइंट फॉर्म में मैंने इस PDF में इंक्लूड कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको एक ही जगह मैंने लाकर बना दिया है, सो दैट आप कभी भी इस क्वेश्चन गांधी जी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। साथ ही साथ में इसमें मैंने नीचे एक और चीज़ दे रखी है। एक क्वेश्चन का टाइप होता है कि गांधी जी का जो उपनाम होता है उससे जाने जाने वाले व्यक्ति, ऐसा बोलते नहीं कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं, बांग्लादेश का गांधी किसे कहते हैं, श्रीलंका का गांधी किसे कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप लोग PDF डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल का नाम टारगेट स्टडी IQ, वहाँ से PDF लेकर इसको रिवीजन कर लेना। देखो जन्म कब हुआ था, नाम क्या है, ये सब तो अब नहीं पूछा जाता है। अब क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो कुछ लोग इसमें भारत के जो सत्याग्रह थे उसका नाम ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में होगा सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल में उन्होंने भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में पहला सत्याग्रह किया था। गांधी जी को पहली बार कारावास कब हुआ था ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा गांधी जी ने एक नए साप्ताहिक की शुरुआत करी थी दक्षिण अफ्रीका में, उसका क्या नाम था। 1904 में उसको शुरू किया था, इंडियन ओपिनियन उसका नाम था। इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब शायद नहीं पूछा जाता है। 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता रहा है। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसे बन सकता है कि बताओ भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। अगर यहाँ पे भारत का पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा 1917 में चंपारण में इंडिगो श्रमिकों के अधिकार के लिए भारत का पहला सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, इसके बाद में है कि गांधी जी पहली बार अनशन पर, भारत में गांधी जी का दूसरा जो सत्याग्रह है वो कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद में था किस कारण गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद पदवी को छोड़ दिया था। तो जलियांवाला जो बाग नरसंहार हुआ था 1919 में, उसके बाद में कैसर-ए-हिंद की पदवी को छोड़ दिया था। यंग इंडिया और
नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? ये भी गांधी जी ने किया था। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार मैं ONGC का एग्ज़ाम दे रहा था, उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में आगे चलते हैं। एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी? 1924 में बेलगाम में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में दोस्तों ये आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव शब्द बोला था। इसके अलावा गांधी जी को अर्ध नग्न फ़कीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने उनको अर्ध नग्न फ़कीर के नाम से उपाधि दी थी। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने उनको महात्मा कहा था। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये कईयों बार रिपीट हुए हैं, आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो एक और चीज़ बस लास्ट वाला कर लेते हैं। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय इनके आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। अब चलो जल्दी से, इस लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इसको आप लोग मेमोराइज कर लेना। एक एक क्वेश्चन चुनिंदा और चुना हुआ लेकर आया हूँ। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक ये कर लेते हैं कि बताओ किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बिहार के गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में है अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जानते हैं? तो मार्टिन लूथर को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा केनेथ कोंडा को अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों करंट अफेयर्स का अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो हम लोग पीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न बनाने से पहले आपको बता दूं कि अपने टारगेट स्टडी IQ चैनल पर 2 नए सब्जेक्ट की शुरुआत कर दी है। एक नए टीचर हैं जो कि आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है, GK कराएंगे पॉलिटी, और एक दूसरे टीचर हैं जो आपको इसी चैनल पर मैथ्स भी पढ़ाएंगे। मेरे पास में दोस्तों इतना समय नहीं है कि मैं बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ा पाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो में मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं, सो दैट करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो जाए। अब देखो अगला प्रश्न क्या बना है। ब्रिक्स देशों के नव विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स देशों ने एक बैंक बनाया था जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम RRTS परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर को मंजूरी प्रदान करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 करोड़ डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 50 करोड़ डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें समझनी हैं। पहले तो ये समझो कि हाल ही में दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के लिए एक RRTS बनाया जा रहा है। RRTS का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये क्या होता है? ये सुपर फास्ट तरीके से चलने वाली ट्रेनें होती हैं जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि सिर्फ गाजियाबाद में चलेगा ऐसा नहीं, दिल्ली से गाजियाबाद जोड़ेगा, गाजियाबाद को मेरठ से जोड़ेगा। इस तरीके की ट्रेन है जिसको बनाने के लिए ब्रिक्स देशों की बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 500 मिलियन डॉलर लोन दे दिया है। तो इसमें आप देख सकते हो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन है? सभी ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया है जिसको NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इन लोगों ने 500 मिलियन डॉलर का ये जो लोन है ये RRTS ट्रेन के लिए दिया है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं कि ये जो परियोजना है ये 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितनी है RRTS प्रोजेक्ट की, तो 82.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसी बैंक ने, यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ही, क्योंकि उसकी बात चली है तो उससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट बताता हूँ, इसने मुंबई मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए 24.1 करोड़ डॉलर कर्ज दिया है। अब चूंकि ये ब्रिक्स देशों का बनाया हुआ बैंक है, तो ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं? बा से ब्राज़ील, रा से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये सभी देशों ने मिलकर ब्रिक्स देशों को बनाया है। दोस्तों, बहुत सारे चैनल पर आप लोग लाइव क्लासेस देखते होंगे करंट अफेयर्स की। आपको बता दूं, वहाँ पर आपको 1.5 से 2 घंटे में टाइम वेस्ट करते हुए आपको कंटेंट दिया जाता है। यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, सिर्फ पढ़ाई करते हुए मात्र 20 मिनट में आपको पावरफुल करंट अफेयर्स दिया जाता है। इस बात पर आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं आगे आपको इस तरीके से वीडियोस नहीं दे पाऊँगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूँगा। भारत ने केन्या और किस देश के साथ में एक दूसरे के देश में विमानों के आवागमन की व्यवस्था पर एयर बबल को स्थापित किया है? तो हाल ही में करार हुआ है जिसमें कि इंडिया, केन्या और भूटान, अच्छे से याद रखना, भारत, केन्या और भूटान, इन तीनों देशों ने मिलकर एक करार किया है जिसमें कि ये लोग एक एयर बबल बनाएंगे। अभी आपको समझाऊंगा। एयर बबल इंडिया में बनेगा, इसके बाद में कलर इसका थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ। केन्या और भूटान, इन तीनों देशों ने एक एयर बबल डेवलप कर लिया है, जिसके माध्यम से ये लोग क्या करेंगे कि किसी दूसरे देश में फंसे हुए अपने नागरिकों को निकालने का काम करेंगे हवाई मार्ग के माध्यम से। तो इस चीज़ को अनाउंसमेंट किया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अब इतनी सारी चीज़ों को आप लोग याद कैसे रखोगे? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं बार बार चीज़ों को इतनी बार रिवीजन करवा दूंगा कि आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्वेश्चन बनेगा, देखो लिखा क्या है, इंडिया हैज़ न्यू एयर बबल पैक्ट विद केन्या एंड भूटान, यानी कि भारत, केन्या और भूटान ने एयर बबल बना लिया है, जिसमें क्या होता है, किसी दूसरे देश में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए हवाई यात्रा से उनको वहां पर देश में अपने वापस लाया जा सकता है। इसी तरीके का एक और मिशन शुरू किया गया था, आपको याद हो, वंदे भारत मिशन। ये जो वंदे भारत मिशन है, इसने भी यही किया था, दूसरे देशों में फंसे हुए भारतीयों को बचाने का जो मिशन था वो था वंदे भारत मिशन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आपने कई बार सुना होगा, कई स्कूलों में इसको प्रेयर्स के तौर पर गाया जाता है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसके जो गीतकार और लेखक हैं उनमें से कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा अभिलाष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसके जो लेखक हैं वो हैं अभिलाष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद में अब कई लोग कहते हैं सर हमको भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रगान कौन है, इसमें फ़र्क समझ में नहीं आता है। और तो आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहले इस चीज़ को लेकर बहुत विवाद हुआ था कि भारत का राष्ट्रगान वंदे मातरम गीत को क्यों नहीं बनाया गया। वंदे मातरम गीत को भारत का राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। आपने सुना होगा वंदे मातरम, ये जो गाना है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1896 में गाया गया था। और ये सब रिलेटेड स्टैटिक जी के आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से भारत का राष्ट्रगान जो है वो है जन गण मन अधिनायक जय हो। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसको पहली बार संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। अब आपको यहाँ पर बता दूँ कि पहले तो लोग चाहते थे कि ये जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम गीत, यही भारत का राष्ट्रगान बने, क्योंकि इसमें हर वो बात थी जो कि एक राष्ट्रगान बनने के लिए ज़रूरी है, एक देश के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों को ये ऑब्जेक्शन हो गया कि इस गीत के जो बोल हैं उसका जब आप मतलब निकालोगे तो उसमें माँ दुर्गा की स्तुति करी जा रही है, माँ दुर्गा की पूजा करी जा रही है, ऐसी एक लाइन आती है जिसको मुसलमानों ने सीधे तरीके से नकार दिया कि हम ऐसे किसी गीत को जनगण मन राष्ट्रगान नहीं मान सकते जिसमें कि किसी हिंदू देवी देवताओं का कह सकते हो कि उसको पूजा जा रहा हो।
तो इस कारण की वजह से वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत बना गया, वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत और जन गण मन को राष्ट्रगान बना दिया गया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताना। अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा असम राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा करी गई है। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जो तीनों फ़ोटो दिख रही हैं ये आपको हंसी के लिए लगाई है, सो दैट इमेज से ही आप इसको याद रख पाएँ। ये है विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी। आपने बीच में देखा होगा एक ऐप के माध्यम से इनका ओल्ड एज का कैसा लुक होगा वो दिखाया गया था। चूँकि ये क्वेश्चन इंटरनेशनल ओल्डर पर्सन डे है, इस वजह से इसको 1 अक्टूबर, इस वजह से ये फ़ोटो लगाया है कि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे आपको ये वाली इमेज आपके माइंड में बन जाएगी और आप इसको आंसर कर पाओगे। वर्ष 2020 के लिए जो इस दिवस की थीम है वो है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इसके बाद में दोस्तों शानदार क्वेश्चन बनता है कि फास्ट पेट्रोल वेसल जिसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा कमीशन किया गया है। यह किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है कनकलता बरुआ जो कि एक ICGS तटरक्षक बल के द्वारा कमीशन किया गया है, इसको GRSE गार्डन रिसर्च GRSE कंपनी के द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। इसका आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ICGS कनकलता बरुआ कमीशनड अ ट्राइब्यूट टू अनफॉरगेटेबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आसाम। ये जो कनकलता बरुआ है ये आसाम से एक फ्रीडम फाइटर थी, ये जिन कम एज में इनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो GRSE का नाम इसमें लिया है। GRSE का मतलब होता है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। इसके अलावा इसको बनाया गया है। और आगे चलते हैं, GRSE के बारे में जानते हैं। इसके जो CMD हैं वो हैं विपिन कुमार सक्सेना और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। भारतीय तटरक्षक के बारे में जानते हैं। इसके महानिदेशक हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। चलिए आगे चलते हैं। शेख नवाफ अल अहमद को हाल ही में किस देश के नए एमीर EMIR एमीर का मतलब होता है राजा गल्फ कंट्रीज़ में के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर कुवैत देश के जो नए राजा हैं वो बनाए गए हैं शेख नवाफ अल अहमद को। शेख नवाफ अल अहमद को कुवैत देश का नया राजा जिसको एमीर बोलते हैं वो बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये रहा शान और शौकत से बढ़ा हुआ देश कुवैत और ये रहे कुवैत के राजा। कुवैत नेम्स क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह को न्यू अमीर यानी कि वहाँ का नया राजा बना दिया गया है। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी और करेंसी है कुवैत दिनार। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे विश्व शाकाहारी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा हर साल 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। इस फोटो में भी लिखा है 1 अक्टूबर वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। साथ ही साथ में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बताएं कौन से लोग वेजिटेरियन हैं, कौन से नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूं। और देखिए यहाँ पर जल्दी से बताइएगा और क्या करते हैं जल्दी से आज जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं उन सभी का रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार रहा है। 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों PDF को अगर आप लोग फ्री में लेना चाहते हैं तो इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। वहाँ पर आपको फ्री में दिया जाएगा।
इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? इसको भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में था कि 50 करोड़ डॉलर हाल ही में ब्रिक्स देशों के बैंकों ने दिए हैं RRTS बनाने के लिए। इसके बाद में था कि एयर बबल कौन कौन से देश के बीच में बनाया गया है? भारत, केन्या और भूटान के बीच में बनाया गया है। इसके बाद में हम लोगों ने इतनी शक्ति देना हमें दाता के गीतकार अभिलाष का हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद में था पर्यटन संजीवनी योजना को असम राज्य में शुरू किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन को 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद में था ये जो नया वेसल है जिसको लॉन्च किया गया है, इसको GRSE ने बनाया है। नए राजा बने हैं कुवैत के शेख नवाब अल अहमद, ये आपको बता चुका हूँ। 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे भी मनाया जाता है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी का किसे अपना एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर आप लोग हमारा मंथली करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं तो उसका डिस्काउंट अभी चल रहा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।